हेलो। मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट ट्रिक्स के डाल दिए हैं, बट मैं अब क्या करूँगी, हर वीडियो में जो पुराने हैं उनको रिवाइज करते जाऊँगी, सो दैट whoever इज़ वॉचिंग दिस इनटू अ सीरीज, लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस इनटू 1 2 3 4 5, सो यू नो व्हाट वाज टॉट इन फर्स्ट एंड व्हाट वाज टॉट इन सेकंड। तो थर्ड में हम ये दोनों पढ़ेंगे, फोर्थ में हम ये तीनों पढ़ेंगे, फिफ्थ में हम ये सारे पढ़ेंगे, ताकि हमारा टाइम स्पेंड कम हो जाए, रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल सर पे है। ओके, सो सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मैंने कहा था फोन कॉल ब्रदर इंडिया, FON कॉल ब्रदर इंडिया, ये फिर कार्बन आता है और कार्बन से कम होती है हाइड्रोजन की। अगर आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं ज़्यादा है, तो आप नेगेटिव आयन अपने साथ लेके चले जाओगे जब बॉन्ड टूटेगा। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो आपको अपने साथ पॉजिटिव रखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप को नाम कैसे देते हैं। एसिड को कहते हैं C डबल बॉन्ड OH, इधर R, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड होता है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर भी R इधर भी R। कीटोन इज C डबल बॉन्ड O, इधर R इधर R। एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O, इधर H इधर R। एस्टर इज CO, एस्टर एंड ईथर आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड अमंग दिस, तो ओके लेट्स कीप दिस। एस्टर में C डबल बॉन्ड O होता है, ईथर में C डबल बॉन्ड O नहीं होता, तो एस्टर इज C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ROR। दिस इज एस्टर। लेट्स मेक a trick for this. एस्टर EEOO, एस्टर EEOO. Okay, done. We're done with the trick, that is ester C double bond OR. Okay, then ether is ROR, R dash or whatever you can call it. So and acetamiide is C double bond OXR. Okay, so cyanide is C triple bond ये R इधर, और isocyanide is NR C triple bond C. So this is done. ROH is alcohol, acetamide, ether, ketone, aldehyde, acid and anhydride and all this done. Slide 1 done. R जो है ये अल्काइल ग्रुप होता है। मेथड प्रोब्यूट हम इस तरह से यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n इज अल्केन एंड इथाइल एंड ऑल दिस। ओके लेट्स गो। अल्काइल का जो जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+1। ओके, अल्काइल -H, ये 1 2 3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एंड देन ऑल डन, नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट ओवर हियर। ओके, ये अब 6 क्या कहते हैं, ये कुछ 3 ऐसी सुपर ट्रिक्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगी। अभी हमें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बहुत सुपर ट्रिक्स हैं हमारी। सो लेट्स जस्ट सब भी, जहाँ भी 2 अल्कोहल एक साथ दिखे पानी बना दो, हाईली अनस्टेबल। 2 अल्कोहल एक साथ हाईली अनस्टेबल, पानी बना दो। उसके बाद हाइड्रोजन के पास होती है भागने की टेंडेंसी, FCB, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, भागने की टेंडेंसी, जाते जाते माइनस ले जाते हैं, H+ दे जाते हैं। फॉर्मिक एसिड, जहाँ भी फॉर्मिक एसिड दिखे, फॉर्मिक एसिड मतलब एक COOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्म मतलब एक, एसिटा मतलब 2, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जहाँ दिखे वहाँ CO2 और पानी बना दो, CO2 और पानी बना दो। जहाँ फॉर्मिक एसिड दिखे वहाँ CO2 और पानी बना दो, 3 लिए। और उसके बाद प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट मैंने अभी मैंने अपने बहुत सारे अमाइंस वाला चैप्टर खोला, फिर मैंने कीटोन्स खोला, फिर मैंने एल्डिहाइड में देखा, फिर मैंने जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने बहुत सारी रिएक्शन देखी, और मेरी इस एक ट्रिक से आई वॉज एबल टू सॉल्व ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ रिएक्शंस। लेट्स सी व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट प्योर इम्प्योर का। C के ऊपर डबल बॉन्ड होना चाहिए, इधर एक चीज़ होनी चाहिए, इधर एक चीज़, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। अगर यहाँ और यहाँ जो लगा है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से कम है, तो हम इस पूरे कंपाउंड को कहेंगे प्योर। और अगर इनमें से किसी एक की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे इम्प्योर, ठीक है। प्योर इम्प्योर हमें ये समझ आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इम्प्योर कब कहेंगे, प्योर कब कहेंगे, ये हमें समझ आ गया। जैसे ही आप इम्प्योर हो तो फिर हम ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम जो बॉन्ड तोड़ेंगे वो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। ये जाते जाते नेगेटिव ले जाएगा, इसके पास पॉजिटिव छोड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्योर हो तो हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इन दोनों को वैसा का वैसा रख देंगे। ये नेगेटिव ले जाएगा, ये अपने साथ पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपको देखना है कि आप कैसे ब्रेक करोगे जो आपको रिएजेंट दिया गया। आप रिएजेंट को ब्रेक करोगे, उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास, सेम पॉजिटिव नेगेटिव के पास, नेगेटिव पॉजिटिव के पास। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जैसे ये है और पानी है, पानी ब्रेक डाउन होता है H+ में और OH- में। ये टूटेगा, ये माइनस लेकर जाएगा, इसके साथ ये H+ जुड़ के HCl बना देगा और ये यहाँ जाके लग जाएगा। सेम ये प्योर है, यहाँ टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
यहाँ H प्लस जो है वो यहाँ चला जाएगा, Cn माइनस यहाँ, ये देखो। फिर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट डन। अब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का जुगाड़ समझते हैं। बेंजीन और बेंजीन के, हमेशा इसमें बेंजीन की बात हो रही है। बेंजीन के ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ है उसके आगे पीछे जितने भी चीज़ें हैं वो उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इस Y से कम है तो मैं इसे क्या कहूँगी, यू आर एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर इनमें से किसी की भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से ज़्यादा है या इस Y का किसी के भी साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं कहूँगी इट इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और एक बात, अगर ये एक बेंजीन है तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये वाली दोनों पोजीशन ऑर्था, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, OMP, ओमेप्राजोल ओम प्रकाश। ठीक है, ऑर्थो के साथ वाली फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली ऑर्थो, फिर मेटा और फिर पैरा, ये हो गया ये एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो जो लुईस एसिड होता है जिसके पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लुईस एसिड इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, वो जाके अटैक करता है दो पोजीशन पे एक्टिवेटिंग ग्रुप की, एक ऑर्थो और एक पैरा। पैरा वाली को हम मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है मेटा पोजीशन पे। ठीक है, और अगर किसी एक कंपाउंड में एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप दोनों एक साथ आ रहे हैं तो हम डीएक्टिवेटिंग को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक्टिवेटिंग को लग लेते हैं और सीधा पैरा वाला कंपाउंड जो है वो लिख देते हैं। इसकी एक ही एक्सेप्शन है और उसकी वो एक एक्सेप्शन है ये कि अगर क्लोरीन है तो ऐसे क्लोरीन है, आगे पीछे कुछ हो नहीं हो, मैटर नहीं करता, इसको सीधा सीधा हम डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में डाल देंगे। डीएक्टिवेटिंग जाके लगता मेटा पे, लेकिन हम इसमें इसको ऑर्थो और पैरा पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक का ये हो गया रिवीजन। अब हमें बताना है इनमें से कौन एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग है। Cl की देखो इससे ज़्यादा होती है डीएक्टिवेटिंग, इसकी इन सब की इससे कम होती है एक्टिवेटिंग। डबल बॉन्ड आ गया डीएक्टिवेटिंग। N फोन कम होती है एक्टिवेटिंग। ट्रिपल बॉन्ड आ गया डीएक्टिवेटिंग। ये इसकी इससे कम होती है एक्टिवेटिंग। डबल बॉन्ड आ गया डीएक्टिवेटिंग। रिएक्शन को पूरा करो। NO2 प्लस मतलब व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज व्हाट अ इलेक्ट्रोफाइल। C डबल बॉन्ड O आ गया मतलब व्हाट इज दिस, अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कहाँ लगता है, मेटा पे। ये ऑर्थो, ये रहा मेटा, ये देखो लग गया, सही आंसर है। अब ये देखो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों एक साथ है। जब एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग कैसे, N है आगे पीछे कुछ नहीं, डीएक्टिवेटिंग, इस पूरे को कैंसिल कर दो, इसको लेंगे, इसका पैरा पोजीशन ये यहाँ लगा देंगे, हो गया मेजर। अब ये देखो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों, ये एक्टिवेटिंग ये डीएक्टिवेटिंग, कैंसिल आउट कर दो, इसके यहाँ लगा दो पैरा पोजीशन पे। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग दोनों, ये देखो ये डीएक्टिवेटिंग कैंसिल, ये एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग के यहाँ लगा दो, हो गया। अब जैसे ये वाला है तो इसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। C डबल बॉन्ड O वाले में क्या कहते हैं, प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये इधर जाके कुछ और बनाएगा वैसे, और नॉर्मल ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वो हमें देखना है कि मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रही हूँ, ठीक है, या फिर प्योर इम्प्योर के लिए इसको तोड़ रही हूँ, कौन सा रिएजेंट कौन सा दिया है मैंने, ये उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन को समझने के लिए दो चार चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको रिएजेंट कौन लेना है, मतलब आपको रिएक्टेंट कौन होना चाहिए। आपका रिएक्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपके पास C डबल बॉन्ड O, OH और R, ये ग्रुप होना ही चाहिए। आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हो। आपके पास एक तो C डबल बॉन्ड O, OH, R, ये पक्का होना चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकती रिएक्शन। और आप इसमें रिएजेंट क्या लोगे, आप इसमें रिएजेंट लोगे NaOH और CaO, दोनों किस रेशो में, 3:1 की रेशो में, और ये साथ में हीट होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखो रिएक्टेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएजेंट है ये, और ये हीट होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, हीट होना चाहिए। ये देखो आपने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपने हीट करा। आपने कुछ नहीं करना, इस पूरी रिएक्शन में जहाँ CO2 दिखे उसे हटा के जो बन रहा है उसे बना दो। CO2 को निकालो और फिर इनको जोड़ पाड़ के जो बनाना बना दो। CO2 को निकालो और जो बनाना बना दो। CO2 को निकालो और जो बनाना बना दो। ये हो गया एक क्वेश्चन। बाकी नाइट्रोजन के पास टेट्रावेलेंसी होती है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। जब एक हाइड्रोजन कम हो तो प्राइमरी, दो हाइड्रोजन कम हो तो सेकेंडरी, तीनों हाइड्रोजन निकालो तो टर्शियरी अमाइन। ये है साइक्लोहेक्सेन, ये देखो, और ये देखो बेंजीन, इसमें एक H कम हो जाता है, बॉन्ड्स लग जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला सिग्मा दूसरा पाई, पहला सिग्मा बाकी दोनों पाई। sp3 तब जब सारे हों, जब 1 पाई तो sp2, जब 2 पाई तो sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, H कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता। अगर बॉन्ड 2 है तो sp, बॉन्ड 3 है तो sp2, बॉन्ड 4 है तो sp3, बॉन्ड 5 है तो sp3d, बॉन्ड 6 है तो sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन इज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर
उसके बाद क्या कहते हैं, ये अब एक ट्रिक है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। तो इसमें पहले इनको ये नंबर दे दिए जो हमने दिए हैं। अब यूजुअली सेंटर एटम के नीचे कम होता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब भी साइड एटम होंगे तो हम इस फार्मूला जो मैं बताने वाली हूँ उसमें 0 पुट करेंगे, बाकी सब में ये। तो जो सेंट्रल एटम है उसका तो यहाँ से नंबर उठाएंगे, और जो साइड एटम होगा उसके इधर जो लिखा होगा उसको इधर डालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एन का इधर कितना लिखा है 5 और इसका इधर कितना है 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 4 मतलब sp3। तो इस तरह से आप इसको पूरी हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो सिर्फ एन और ओ को छोड़कर। अब देखो ओ को कुछ नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना, इसको पता नहीं कुछ तो कुछ करना है, पता नहीं इसको, ठीक है। रेमंड टाइमन रिएक्शन, रेमंड टाइमन रिएक्शन, रेमंड टाइमन रिएक्शन, रेमंड टाइमन रिएक्शन लगती किसके ऊपर है, ये लगती है फिनॉल के ऊपर। रेमंड टाइमन रिएक्शन लगती है फिनॉल के ऊपर। इसके में हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट कौन है, CCl2 और एक लोन पेयर, एक ये है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं अपना CCl2 लोन पेयर हमारा रिएक्टिंग एजेंट हो गया। अब इसमें वो रिएजेंट कौन कौन है, एक है क्लोरोफॉर्म और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों किसमें है, डाइल्यूटेड एक्वस NaOH या KOH में, और क्या होना चाहिए इसके साथ साथ इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से हम निकालेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो कि निकलता है एल्डिहाइड, इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में से जो निकलेगा वो COOH और इसमें से जो निकलेगा वो CHO, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल अब देखो, अब ये तो सबको पता है कि फिनॉल क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप पे तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब ये ऑर्थो पे CHO लगता है, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक वो है हाइड्रोजन NOF CCl3, कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और CF3, इन सब के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बहुत स्टेबल होता है, तो पैरा से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये देखो इसमें ये देखो हो गई, यहाँ पे क्या था, CCH3 था एक्टिवेटिंग। यहाँ पे जो बनेगा ये देखो, ये मेजर प्रोडक्ट ये वाले बनेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ये हो गया, ठीक है। अब ये कुछ PYQs हैं जो हमने बार बार कर लिए, इसमें सब कुछ ये है। फिर उसके बाद रोजमंड रिएक्शन, ये आई थिंक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, तभी मैंने इसके आंसर्स नहीं लिख रखे। तो 12 मिनट लगे हमें पिछली 2 वीडियोस में जो पढ़ा उसको रिवाइज करने में। शायद मेरे ख्याल से जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूँगी तो मुझे 6 मिनट लगेंगे, और फिर ऐसा भी टाइम आएगा जब मुझे 1 या 2 मिनट लगेगा। तो द मोर वी रिवाइज इट द मोर वी रिमेंबर इट। ओके, सो रोजमंड रिएक्शन पढ़ते हैं, रोजमंड रिएक्शन पढ़ते हैं। इसमें रिएजेंट कौन होना चाहिए हमारे पास, एसिड हैलाइड। इसमें हम कौन लेते हैं, इसमें हम लेते हैं एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। अब जहाँ डबल बॉन्ड दिख गया, मैंने क्या कहा था, प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, RC डबल बॉन्ड O यहीं रह जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन अपने साथ नेगेटिव लेके चला जाएगा। अब इसमें रिएजेंट कौन होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है उसका नाम होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या नाम होता है उसका, लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट कौन होता है, H2 होता है, PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन के साथ साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन और पैलेडियम बेरियम सल्फेट। तो हाइड्रोजन जो है वो इसका ऐसे नहीं टूटता, इसका हाइड्रोजन में एक प्लस का आता है, एक माइनस का आता है। जो प्लस का है वो Cl के पास चले जाके HCl बना देता है, और जो माइनस का है वो यहाँ पे CH बना देता है। तो ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, विच इज़ एल्डिहाइड। तो ये बना देता है हमारा एल्डिहाइड। तो इसमें एसिड हैलाइड टूट के अपने आप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, सो रोजमंड रिएक्शन, रोजमंड रिडक्शन में एसिड हैलाइड होता है, हमारे पास लिंडलार्स रिएजेंट होता है जो कि होता है H2PDBaSO4। इसमें H अपने आप को एक प्लस बनाता है, एक माइनस बनाता है, प्योर इम्प्योर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। ये देखो, ये टूटेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये एक H प्लस है और ये एक H माइनस है। H माइनस इसके पास जाएगा, यहाँ H बना देगा विच इज़ एल्डिहाइड, और ये Cl इसके पास जाके HCl अलग से बना देगा। तो इसमें क्या बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है, एक HCl बनता है। प्योर इम्प्योर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है। अब ये नीट के सवाल है पिछले साल के, रोजमंड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। अब ये अगला कॉन्सेप्ट है, ये हो गया रोजमंड रिएक्शन आपका ख़त्म। और ये है अब आपका अगला, कौन कैसे टूटेगा। तो इसमें मैं शायद थोड़ा गलत भी कर सकती हूँ, बट लेट्स सी। देखो H2O कैसे टूटता है, सबको पता है। लेट्स स्टार्ट। H2O कैसे टूटता है, H प्लस में
और OH माइनस में। ये कैसे टूटता है? H प्लस में और Cl माइनस में। ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस OH नेगेटिव। ये इसमें अब ये देखो ये क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विच इज़ RMgX। तो इसमें R के ऊपर लगता है नेगेटिव और MgBr के ऊपर क्या लगेगा? पॉजिटिव। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें इसके ऊपर लगता है नेगेटिव, इसके ऊपर लगता है पॉजिटिव। ये है HOCl। तो इसमें आई थिंक OH अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो और Cl और OH, तो OH पे तो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो Cl पे शायद पॉजिटिव आ जाए। नहीं यार, Cl ज़्यादा नहीं, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत कर दिया शायद। हाँ, तभी मैंने इसको हाईलाइट कर रखा हुआ था। मैं समझ गई। देखो फ़ोन में कौन ज़्यादा है? फ़ोन कॉल। F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि C? F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या मिलता है? नेगेटिव। और जो दूसरा है उसको क्या मिलता है? पॉजिटिव। तो देखो Cl को क्या मिला? पॉजिटिव, उसको मिला वो। अब इसमें देखो जैसे OR को क्या मिलेगा? नेगेटिव, और Na को क्या मिलेगा? पॉजिटिव। HNO3 जब एसिड की तरह टूटता है तो एसिड क्या देता है अपने आप में से? H प्लस। ये भी एसिड की तरह टूटेगा तो H प्लस तो बाहर निकलेगा। इसके अलावा क्या बच गया? NO3। ये क्या जाएगा? नेगेटिव में। ये क्या जाएगा? HSO4। ये किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो ये देखो ये इस तरह से टूटते हैं। ये याद रखना आपको कैसे टूटते हैं, ताकि जब आप इनको वो जो पिछले वाला तरीका था इम्प्योर का, उसमें जब आप इनको रिएक्ट करवाओ, जुड़वाओ, तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ मुझे कैसे तोड़नी है। HNO3 जब बेस की तरह टूटेगा तो इसमें से OH माइनस निकलेगा। OH माइनस के बाद क्या बच जाएगा? इसमें NO2 बच जाएगा। तो ये NO2 अलग से पॉजिटिव में निकल जाता है। फिर अगेन बेस की तरह निकलेगा OH माइनस और H माइनस, तो HSO3 बच जाता है। HSO3 ये निकलता है पॉजिटिव में। हाइड्रोजन और सल्फर में H प्लस और HS माइनस, या H प्लस और HS माइनस ये अलग निकलता है। BH3 का थोड़ा सा अलग था। इसमें आई थिंक H माइनस में निकलता है शायद। हाँ, BH3 में H माइनस में और BH2 जो है वो पॉजिटिव में निकलता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई नीड टू चेक दिस समवेयर, सो आई माइट चेक दिस, बट टिल देन लेट्स सी। NaH में Na प्लस की तरह और NH2 नेगेटिव की तरह। CH3 में Li जो है वो प्लस की तरह और CH3 जो है वो नेगेटिव की तरह। अब देखो ये डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन तो सबको पता है नेगेटिव निकलेगी, बेंजीन पे आ जाता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज और N2 वैसा का वैसा रह जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे टूटता है ये सब याद रखना। बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। N2 वैसा का वैसा निकल जाता है और Cl जो है वो आ जाता है नेगेटिव में। ठीक है, ये हो गया। इनकी ब्रेक डाउन कैसे होगी? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, उनको अच्छे से कर लेना। डाइजोनियम सॉल्ट के तो नीट में भर के क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो डाइजोनियम सॉल्ट का कीप इट इन माइंड। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव मैं फिर पूछूंगी जब डाइजोनियम सॉल्ट आएगा, तो याद रखना इसलिए पॉजिटिव आता है क्योंकि ये ऐसे ब्रेक डाउन ही ऐसे होता है। HCl वैसे तो जब HCl टूटता है तो H पे प्लस Cl पे माइनस, लेकिन जब ये Hg की प्रेजेंस में टूटेगा, Hg मतलब मरकरी की प्रेजेंस में टूटेगा, तो H पे माइनस आ जाता है और Cl पे प्लस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि Hg की प्रेजेंस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, अब 10वां अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है लोन पेयर कैसे निकालते हैं। ये तो पता है sp आएगा तो 2 बॉन्ड पेयर, sp2 तो 3 बॉन्ड पेयर, sp3 तो 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पानी का थोड़ा सा अलग सीन होता है, वो बाद में देखते हैं, पर पहले ये देखो। अब लोन पेयर निकालने का एक फॉर्मूला है, गोलू माइनस साइड एटम। गोलू इज नथिंग बट वो जो हाइब्रिडाइजेशन का नंबर आ रहा था उसे गोलू कहते हैं, माइनस साइड एटम। जैसे ये CO2 था, मैंने कहा था ना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 0 लेना है, तो आपने 4/2 लिया और ये आपके पास sp मतलब 2 आ गया। 2 माइनस साइड एटम 2 मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। अब देखो जैसे CCl2 है तो इसमें 4 प्लस इसका 4 होता है और इसका साइड आइटम 2 है, डिवाइड बाई विच इज 3 sp2, और एक्चुअली में साइड आइटम कितने हैं? 2, मतलब इसमें कितना लोन पेयर है? 1। अब जैसे पानी है तो लेट मी सॉल्व इट। इसमें कैसे होता है? 2 डिवाइड बाई 2, तो इसमें बेसिकली 1 होना चाहिए वैसे तो, कि 1 तो वैसे कुछ होता ही नहीं है। अब मेरे को पता नहीं H2O का क्या सीन है।
हाँ कुछ तो आई थिंक इसका होता है, इधर +2 भी हो जाता है विच इज़ 4, यहाँ पे 2 आ जाता है, इसको SP कहते हैं शायद, और इसमें 2 - 1 करके एक लोन पेयर हो जाता है। इसको 2 पता नहीं क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक दो शायद कोई एक्सेप्शन भी होगी, देखते हैं। NO2+, अब देखो ये थोड़ा सा वो है, N मतलब नाइट्रोजन मतलब 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन को 5 नंबर दिया गया है उसमें, और ऑक्सीजन को 0 लेना है, और ये प्लस जो है इसके बाद -1 डाल देना, डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2, दिस इज़ नंबर 2 विच इज़ SP, और 2 - 2 गोलू माइनस दिस साइड एटम, और इसमें है 0 लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें NH4+ में देखते हैं, NH4+, NH3 मैक्सिमम बना सकते हैं, जब NH4 बन रहा है तो मतलब वो हाथ से बाहर, तो एक प्लस ऊपर लगाना पड़ता है। इसका 5 प्लस हाइड्रोजन का 4 -1 9 - 1 ये 4 होगा विच इज़ SP3, और 4 - 4 इसमें भी लोन पेयर कितने हैं 0। NO3 में ये इसको 0 लेना है, और ये सेंट्रल एटम है, ये हमारा सेंट्रल एटम है N विच इज़ 5 5 - 1 बाय 2 विच इज़ 4 4 - 2 विच इज़ SP, 2 बचता है, और 2 में से 3 निकाल दो तो मतलब इसमें लोन पेयर है, NO3- में लोन पेयर है। और कितना लोन पेयर है NO3-, अरे यार इसमें तो माइनस है ना, तो ये ऐड होगा, ये 3 आएगा, इसका माइनस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस में आएगा। S3 है ना ये, तो 3 में SP2 होगा, और 3 और 3 लोन पेयर 0। अब हमें देखो ये निकालना है, NO3 हमने अभी निकाला, इसका कितना है SP2, NH4 का हमने अभी निकाला था पीछे, कितना है SP3, और NO+ का अभी निकाल लेते हैं, ये 0, NO2+ में भी SP। अब बताओ इसमें आंसर क्या है, SP SP2 और SP3, ये रहा, ये 2016 का है। ठीक है, अब XeF4 का निकालना हो आपको अगर, तो Xe ये क्या है, लास्ट वाला है, ये इनर्ट गैस जिसको 8 का नंबर देते हैं, 8, और साइड आइटम कितने हैं 4, 8 + 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 12 डिवाइड बाय 6, X6 क्या होता है SP3D2, तो SP3D2। अब ये देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हो इसमें, तो 1 पाई और 1 2 3 4 5 सिग्मा, ये भी हो गया। अब ये वाला सवाल ये देखो I3- में लोन पेयर बताने हैं कितने हो गए, तो इसको ऐसा समझ लो कि एक I है और एक I2 पे माइनस है। I कितना आएगा, I पे आएगा 7 + 2, 7 + 2 माइनस है तो इट विल +1 विच इज़ 9 + दैट इज़ 10 दैट इज़ 5, SP3D, दिस इज़ 5 का आंसर, SP3D, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन का आंसर। अब लोन पेयर क्या होता है, गोलू माइनस साइड एटम, गोलू इज हाउ मच 5, साइड एटम इज कितने 2, तो 5 - 2, इसमें लोन पेयर कितने हैं 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये हो गया लोन पेयर का कॉन्सेप्ट कि लोन पेयर कैसे निकालना है, उसका कॉन्सेप्ट खत्म। अब अगला कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता करेंगे, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लुईस एसिड लुईस बेस वाले। तो लेट्स जस्ट गो देयर। काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है बट बेयर विद इट गाइस, सॉरी। देखो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जिनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और न्यूक्लियोफाइल में पूरे के पूरे 6। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव साइन लगा है तो वो न्यूक्लियोफाइल, इसलिए उसको नेगेटिव, किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव लिखा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल। अभी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी पीछे, जब हम क्या कहते हैं रेमंड टाइवर इक्वेशन कर रहे थे कि CHO क्या कहते हैं CHO और COOH ये दोनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये CCl 3HCCl2 मतलब उसमें से निकल रही थी क्लोरोफॉर्म से, और ये CCl4 से निकल रहा था, और RX जो है ये तीनों के तीनों कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल RX COOH CHO, और ये लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके ठीक है, और इनमें लोन पेयर नहीं होता। अगर किसी के पास लोन पेयर है, किसी कोई लीगेंड है, तो वो कैसा होगा, लुईस बेस होगा और वो न्यूक्लियोफाइल होगा। जो प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन है ये दोनों भी कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल। टर्शरी अमाइन नहीं, प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी फाइल कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब बताना है इनमें से लुईस एसिड कौन सा है। देखो ये H2O क्या H2O लुईस एसिड हो सकता है, इसके पास लोन पेयर तो थे तो ये नहीं हो सकता। CH4 कार्बन पूरा का पूरा, पर इसके पास 8 कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी नहीं हो सकता। NH3
NH3 5, 5 माइनस 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, इसमें 4 है, 4 माइनस 3, इसके पास एक लोन पेयर है, ये भी नहीं हो सकता। H3O प्लस, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं इसको, O वाले को 3, H को कितना लेते हैं 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, मतलब कुछ अजीब सा ही है ऑक्सीजन का इसके साथ, बट वैसे ही समझ लेते हैं। ए प्लस है ना इसके ऊपर, प्लस वाला वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, तो दिस इज लुईस एसिड, दिस इज व्हाट लुईस एसिड। ओके, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज कौन होती हैं? वो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों के दोनों कैसे हों, सेम हों। अब ठीक है, अब हम इन सब की हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब निकालते हैं। देखो CO कुछ नहीं होगा, C का 4 होता है, 4 माइनस ये इधर माइनस है तो इसको ऐड करना है, 4 प्लस 2 6 और ये 3, SP 3 मतलब SP2 और N में O प्लस N प्लस NS5 5 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस दैट इज 3 SP2, ये भी SP2 ये भी SP2, 3 माइनस 3 3 माइनस 3 दोनों में लोन पेयर 0, लोन पेयर सब में 0, CCl4 दैट इज 7 प्लस 1 8 दैट इज 4 SP3, this is SP3, this is C that is 4 plus 2 6 होते हैं, this is SP2। okay, now let's solve NO3, ये हमें पहले ही पता है SP2 है लोन पेयर 0, इसमें 3 लोन पेयर वो 4 माइनस 3, इसमें है लोन पेयर 1, ठीक है। और दिस इज SP3 लोन पेयर 1, SO3 माइनस 2 S और S इज 6 प्लस 2 8 दैट इज 4 SP3 4 माइनस 1 लोन पेयर 1 SP3 लोन पेयर 1। देखो ये भी सेम है वैसे तो, हाँ आई थिंक कुछ तो गड़बड़ होगी, ये नहीं है आई थिंक, इनमें लोन पेयर 1 वेक नहीं है, तो यही आंसर होगा इसका फर्स्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर वाली। तो हमने अभी पता किया कि इलेक्ट्रोफाइल है, इसके ऊपर भी प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस है, ये दोनों के दोनों भी कैसे दिख रहे हैं हमें, इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं। अब BH3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। बोरॉन इज 3 प्लस 3 इज 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है SP2, इसमें लोन पेयर है 0, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद Cl प्लस को करके देखते हैं सॉल्व, Cl प्लस दैट इज 7 माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 इज हाउ मच 6 बाई 2 दैट इज SP2 3 माइनस 1, इसमें भी लोन पेयर, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये H3O प्लस तो बिल्कुल भी नहीं है, NO2 प्लस and nitrogen that is 5 minus 1 4 that is 2, इसमें भी नहीं है। See, I think I was doing a really big mistake over here, H2O का निकालना। अब मुझे आ गया, मैं जी समझ के आ गई यार, जो कम होता है ना वो सेंट्रल एटम होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, तो अभी मैं कह रही मैं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। ओके, तो ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम में इसका 6 होता है, 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 8 दैट इज 4 दैट इज SP3 और 4 माइनस 2 इसमें है लोन पेयर, इट डज हैज़ लोन पेयर, 2 लोन पेयर है इसके पास, ठीक है। अब ये देखो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, जिसका होता है 6 प्लस 3 प्लस में है तो माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8, इट इज़ 4 SP3 और 4 माइनस 3 विच इट ऑल्सो हैज़ अ लोन पेयर, 1 लोन पेयर। तो इन्होंने पूछा है लुईस एसिड को ना, लुईस एसिड वो होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं है। लेट मी सॉल्व दिस, कार्बन का होता है 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, इसमें लोन पेयर नहीं है तो इट इज लुईस एसिड CH4। ओके, अब इसमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अगर मैं वैसे भी इसको सॉल्व करके आई हूँ, बट आई वांट टू स्ट्रेंथन माय कॉन्सेप्ट्स, सो लेट्स गो। ये है सेंट्रल एटम दैट इज 6 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 4,
और इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा. सो इट इज़ नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल. H3O+ इज़ नॉट इलेक्ट्रोफाइल काज इट डज हैज़ अ लोन पेयर. ठीक है. अब इसमें सेंट्रल एटम की कोई वो नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो सब हो गया. चलिए अब अगले रिएक्शन आती है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली? हमने रोजमंड रिडक्शन पढ़ ली, हमने रेमन टाइमर रिएक्शन पढ़ ली, हमने डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ ली. डी कार्बोक्सिलेशन होती है जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड हो. रेमन और टाइमर की रिएक्शन वहाँ पे होती है, क्या कहते हैं यार, देखो मेरा दिमाग इट्स लिटरली नॉट वर्किंग, सॉरी, जहाँ फिनॉल प्रेजेंट हो हमारे पास और इसमें CCl4 और HCCl3. हाँ, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये 3 होने चाहिए. और रोजमंड रिडक्शन जो है, रोजमंड रिडक्शन वो तब होती है जब हमारे पास एसिड अमाइड हो, मतलब एसिड हैलाइड हो, सॉरी, C डबल बॉन्ड OCl और इधर R हो, तो इसमें से ये कट जाता है, वो रोजमंड रिडक्शन में ये कट जाता है और इम्प्योर इसका एनहाइड, इसका वो क्या कहते हैं, एल्डिहाइड बन जाता है. इसमें जो हमारे पास रिडक्शन होती है वो होती है लेंडलार्स कैटलिस्ट. लेंडलार्स कैटलिस्ट में होता है PDBASO4 और H2. ठीक है. और इसमें क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है, इसमें से CO2 बाहर निकालना होता है. इसमें जो हमारे पास रिएजेंट होता है वो होता है NaOH और CaO 3:1 की रेशो में, और हीट करना होता है. और क्या कहते हैं, रेमन टाइमर रिएक्शन में CCl2 और एक लोन पेयर, ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है. तो अब तक हमने ये 3 रिएक्शंस पढ़ ली. ये हमारी चौथी रिएक्शन है विच इज़ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन में होगी, सिर्फ ऐसी अमीन में होगी जहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 R होगा. 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन, और 1 क्या होगा, R. अब इसमें क्या होता है, ये जो 2 N प्राइमरी अमाइन होता है, इसकी जगह क्या आ जाता है, आइसोनाइट्राइल. इसको हटाएंगे और इसकी जगह आइसोनाइट्राइल लगा देंगे. ये डबल बॉन्ड दोनों के दोनों टूट के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C का आ जाता है और एक R भी वो है वो निकल जाता है. तो इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, NH2 को हटाएंगे यहाँ से और N ट्रिपल बॉन्ड C लगा देंगे. सो आइसोनाइट्राइल लगा देंगे और NH2 हटा देंगे. सो ये जो होता है इसको हम बेंजाइल कहते हैं. इसके ऊपर जैसे ही कुछ लग जाए उसे फिनाइल कहते हैं. इसी सिर्फ प्राइमरी कार्बन में, प्राइमरी अमाइन में होगी. और उसके बाद देखो ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें भी क्लोरोफॉर्म है. अभी जो हमने पीछे क्या कहते हैं रेमन टाइमर हम पढ़ रहे थे उसमें भी हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर रहे थे, NaOH भी यूज़ कर रहे थे, उसमें बेस भी यूज़ कर रहे थे. लेकिन उसमें बेस कैसा था, एक्वस भी था और डाइल्यूटेड भी था. और इसमें बेस कैसा है, अल्कोहलिक. इसमें बेस कैसा है, इसमें बेस है अल्कोहलिक. वहाँ पे जो हमें क्या कहते हैं रिएक्टेंट लिया था, उसमें वो हमने रिएक्टेंट लिया था अपना फिनॉल, उसमें हमने अपना रिएक्टेंट लिया था. और इसमें जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन. सो प्राइमरी अमाइन और अल्कोहल, यहाँ पे ये 2 चीज़ें अलग हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है. तो इसमें क्या होता है, आपके पास बेंजीन के ऊपर जब प्राइमरी अमाइन लग जाता है तो उसको प्राइमरी अमाइन भी कहते हैं, एनालिन भी कहते हैं, एराइल अमाइन भी कहते हैं. सो ये देखो ये क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है. एक्टिवेटिंग ग्रुप है मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा. इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे लगता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे. पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है. ठीक है. तो अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें कुछ भी नहीं करना. हमने बेसिकली इसमें जहाँ हमें हमें NH2 दिख रहा है वहाँ हमें आइसोसाइनाइड लगा देना है. उसको लगाने के बाद अगर कहीं भी हमें इलेक्ट्रोफाइल दिखेगा तो हमें वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगा देना है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे. चलो लेट्स सॉल्व दिस. अभी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें सॉल्व करनी है. मैंने क्या कहा, NH2 को उठाना है. प्राइमरी अमीन देखो पहले है कि नहीं है. येस, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन, दिस इज़ अ प्राइमरी अमीन. तो पहले प्राइमरी अमीन में NH को हटाओ और इसकी जगह आइसोसाइनाइड लगाओ. ठीक है, ये देख लेना, CHCl3 अल्कोहलिक NH. सो CH3 CH2 और ये N और ये ट्रिपल बॉन्ड C, एक हो गया. अब सेम इसमें ये ऐसे और यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड C. अब ये देखो यहाँ पे 2 R आ गए हैं, तो ये क्या है, ये नहीं होगा. दिस इज सेकेंडरी अमाइन
और सेकेंडरी अमाइन में ये रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में होती है। अब देखो यहाँ अटैकिंग रिएजेंट ऑलरेडी पैरा पे पड़ा हुआ है, ई जो है मतलब इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें NH को हटा देंगे, ये देखो यहाँ N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ CH3। ये देखो अच्छे से ड्राइंग नहीं बनी थी तो ये हो गया सॉल्व। अब नाउ जनरल फार्मूला सॉल्व करते हैं। जनरल फार्मूला हमें अलग अलग कंपाउंड के पढ़ने हैं सबके। सो लेट्स सॉल्व इट। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। एल्काइल का होता है CnH2n+1। एल्डिहाइड में देखो एक O एक H और एक क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड का होता है CnH2nO, क्योंकि R में भी तो कहीं ना कहीं H होंगे ना, तो एल्डिहाइड का होता है CHO, लेकिन H कैसा हो जाता है इसमें 2। अरे यार ऐसे समझ लो, CH3C डबल बॉन्ड OH ऐसे समझ लो। तो ये देखो H हो गए ना 2N, तो वैसे समझ लो। अब जैसे ये तो इसमें O2 हो जाता है, एसिड में एक O एक्स्ट्रा आ जाता है इस वाले से, तो एक O एक्स्ट्रा। अल्कोहल में एक OH डबल बॉन्ड O नहीं होता ना, डबल बॉन्ड O नहीं होता, तो CH3 हो ये तुम वहाँ बैठ के भी ऑन द स्पॉट भी निकाल लोगे। जैसे तुम्हें बोला है एसिड एल्डिहाइड, एसिड का मतलब 2, तो इसका मतलब एक CH3 और एक C डबल बॉन्ड O और एक ये H, ये इस तरह का। ब्यूटेनिक एसिड मतलब ब्यूटेनिक एसिड मतलब मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, और ब्यूट वाले पे ओइक एसिड। ये देखो ये ऐसे पेंटेनॉल, तो मतलब 1 2 3 4 5 और यहाँ OH, और ये इससे 1 2 और ये 3 4 H2 और यहाँ H3। फॉर मतलब 1, एसिटा मतलब 2। ठीक है, अब चलो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। मैं आई थिंक 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? वो हर पहले तो कार्बन ढूंढना है। कौन कौन से कार्बन? अगर आपके पास एक कार्बोकैटाइन है, अगर आपके पास एक कार्बन फ्री रेडिकल है, या आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो इसके साथ वाला जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होंगे, ये कौन से हाइड्रोजन होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी। अब ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ दिस इज अ कार्बोकैटाइन। इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन कौन? अल्फा कार्बन। तो इसमें कितने अल्फा H हुए? 3 अल्फा H। तो यहाँ पे कितने अल्फा H हुए? 3। अब ये देखो कार्बोकैटाइन से जुड़े हुए 2 कार्बन, दोनों के दोनों अल्फा कार्बन, इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज 6। ये देखो ये फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, इसमें जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल के साथ जुड़े हुए 2, दैट इज H इज इक्वल टू 6। ये देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कुछ जुड़ा, यहाँ पे कुछ जुड़ा, C डबल बॉन्ड से जुड़े हुए ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? 6। ठीक है, ये देखो इससे जुड़ा हुआ, इनसे जुड़ा हुआ कार्बन ये वाला, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी अल्फा हाइड्रोजन के कुछ PYQs हैं, लेट्स सी। ये 2019 में पूछा गया एक सवाल है। सॉरी, आई थिंक मैं थोड़ी ज़्यादा ही पीछे आ गई हूँ। PDF भी अपनी मर्जी चलाता है वैसे। है। ये 2019 में सवाल आया, सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन है? जिसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा H होंगे वो वाला। तो इसके पास ये C है, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन और ये 3, तो 1 2 3, ये है अल्फा कार्बन। इससे जुड़ा कोई हाइड्रोजन नहीं, इससे जुड़े 3। ठीक है, इससे जुड़े हाइड्रोजन 2, इससे 2 यहाँ और 3 यहाँ 5, इससे 2 यहाँ और 2 यहाँ 4। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। इनमें सबसे स्टेबल कौन? जिसके अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। 9 3 6। और ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने शायद यहाँ नहीं इसको कंप्लीट करा।
दिस इज नथिंग बट बेंजीन। अब यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है एक, यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी आ जाता है। तो यहाँ के आई थिंक पूरे 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है इसके साथ, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाते हैं 0। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे 0 और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब ये देखो, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल कौन है? कार्बन फ्री रेडिकल हो, कार्बोकेटाइन हो या C डबल बॉन्ड C हो, अल्फ़ा हाइड्रोजन होता ही होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये किस किस पे डिपेंड करती है, यहाँ तक ही बनाते हैं ये वाली वीडियो को। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, सबसे पहले आपके पास कैसी एल्कीन होनी चाहिए? आपके पास एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब वो जो क्या शो करे, रेजोनेंस। ये देखो ये यहाँ जाएगा, यहाँ रेजोनेंस शो करेगा। फिर आइसोलेटेड, यहाँ आपके एल्कीन के बॉन्ड जो है वो दूर दूर होने चाहिए। और फिर लास्ट में आपके एल्कीन के बॉन्ड बिल्कुल पास पास, मतलब क्यूमुलेटिव। तो इसमें है कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटिव, क्यूमुलेटिव। ओके, फिर उसके बाद ऑब्वियसली अल्फा हाइट की वो स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आप ट्रांस होने चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए, आप ऐसे नहीं होने चाहिए, तो ट्रांस होना चाहिए आपको सिस नहीं होना चाहिए। ये 3 स्टेप हमें देखने होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हम अगर मैं इससे क्वेश्चन ये सॉल्व करना शुरू करूँ, इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन किसके पास ज़्यादा है? ये देखो, ये कौन सा है? ये पास पास है, तो ये कौन सा हुआ? क्यूमुलेटिव। नहीं, ये नहीं, ये सही है। ये कौन सा है? ये मेरा कॉन्जुगेटेड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड इस वाले से। ए इज़ मोर स्टेबल देन बी, क्योंकि यहाँ क्यूमुलेटिव है। अब ये देखो, ये कौन सा फॉर्म है? ये है मेरा सिस फॉर्म, ये है ट्रांस। तो ट्रांस जो है वो मोर स्टेबल होता है, ठीक है। और एक और तरीका है इससे क्वेश्चन सॉल्व करने का, विच इज़ अगर आपके पास ये कोई और कॉन्सेप्ट है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें इसमें निकालनी होती है ऑर्गेनिक में। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आपकी एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल है, आपकी हीट उतनी कम लगेगी। तो ये तब ही होगा जब आपके पास सेम नंबर ऑफ क्या कहते हैं डबल बॉन्ड हो। जैसे इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, तो आप सिर्फ आप इनमें ही कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड बढ़ाते जाओगे तो आप क्या करते जाओगे? आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी बढ़ाते जाओगे। तो ओके, लेट्स सॉल्व। अभी यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया एंड वी विल सी ईच अदर। यहाँ तक के टॉपिक थे 15 और ऐसे आई थिंक कुछ 100 टॉपिक हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।